देखिए, हजरत प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद कौन नया खलीफा बनेगा, इसको लेके जो मुस्लिम कम्युनिटी थी इसमें एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। एक ग्रुप चाहता था कि हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के फ्रेंड हजरत अबू बकर वो खलीफा बने, और दूसरा ग्रुप चाहता था हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद हजरत अली वो खलीफा बने। अब इसको लेके मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। हजरत अबू बकर को खलीफा मानने वाले सुन्नी मुस्लिम हुए और हजरत अली को खलीफा मानने वाले शिया मुस्लिम हुए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मेन डिफरेंस है। अब अगर आप पूरे वर्ल्ड का मैप देखोगे तो ये जो लाइट ग्रीन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इसमें सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी में है, और डार्क ग्रीन कंट्रीज जैसे ईरान, इराक और यमन, तो यहां पे शिया मुस्लिम मेजॉरिटी में है। तो कहने का मतलब यह है कि शिया मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम है। पूरे वर्ल्ड की जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें 87 to 90% मुस्लिम जो है वो सुन्नी है, और करीब 7 to 10% शिया मुस्लिम्स है। और इसमें भी एक चीज और है, जैसे दुनिया के अंदर जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता है वो मुस्लिम कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मुस्लिम है, अरब मुस्लिम जो है, ईरान का जो मुस्लिम है, वो सारे एक है। इनमें काफी कल्चरल डिफरेंस है। जैसे ईरान मिडिल ईस्ट की कंट्री तो है और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो शिया मुस्लिम्स की ज्यादा है, लेकिन ईरान के जो शिया मुस्लिम्स हैं उनका कल्चर अरब के जो सुन्नी मुस्लिम है उनसे एकदम अलग है। ईरान अपने आप को कल्चरली एकदम अलग मानता है अरब से। ईरान में फारसी बोली जाती है। ईरान मिडिल ईस्ट में है लेकिन अरब लीग का मेंबर नहीं है। अरब कंट्रीज वो हैं जहां अरेबिक बोली जाती है, वहां के मुस्लिम अरब मुस्लिम्स कहलाते हैं। अरब पूरे मिडिल ईस्ट में मेजॉरिटी में। अब ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑफिशियल डिफाइंड मैप नहीं है मिडिल ईस्ट का, लेकिन जनरली 17 मिडिल ईस्ट कंट्रीज में से 13 अरब कंट्रीज हैं। ईरान इन 13 में से नहीं है। अरब की जो सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो डोमिनेट करती है पूरे मिडिल ईस्ट में। ये नंबर्स में भी ज्यादा है। शिया मुस्लिम्स जो हैं और सुन्नी मुस्लिम जो हैं इनमें हमेशा से कंफ्लिक्ट रहा है, और इसके चलते पूरे मिडिल ईस्ट में चाहे ईरान सऊदी प्रॉक्सी कंफ्लिक्ट हो, ईरान सिविल वॉर हो, सीरिया सिविल वॉर हो, बहराइन अपराइजिंग हो, 2014 में आईएसआई का शिया परसिक्यूशन हो, मिडिल ईस्ट के अंदर हर जगह इस चीज का रेलेवेंस आपको दिखेगा। इनफैक्ट इस चीज को समझे बिना मिडिल ईस्ट की जियोग्राफी समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, इंडिया से ये वेस्ट की तरफ, ये इधर है मिडिल ईस्ट, और यहां अरब सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्रीज के बीच में ये है ईरान, और पहले इसको पर्शिया कहते थे। ईरान अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन और रिसोर्सेज की वजह से सुपर पावर्स की नजर में हमेशा से रहा है। ईरान के अंदर कंट्रोल रखने के बहुत सारे एडवांटेजेस, पूरे रीजन में कंट्रोल मिलता है। ईरान का एक बॉर्डर इधर साउथ एशिया से लगा है, दूसरा बॉर्डर इसका अरब से लगा है, नीचे इसके पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, जहां से दुनिया भर का ट्रेड होता है। ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, ये यहां पे है। ये इसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो दुनिया का जो 20% ऑयल का जो फ्लो है उसको आप बड़ी आसानी से बहुत ही कम टाइम में रोक सकते हैं। रिसोर्सेज की बात करें तो ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई ईरान के अंदर जिसकी वजह से आज की डेट में ईरान की 28% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में है, और 40% पॉपुलेशन जो है वो अगले 2 साल में पॉवर्टी में जाने वाली है। देखिए, जो सारी चीजें मैं आपको अभी शुरू में बता रहा हूँ, शिया सुन्नी डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, जियोपॉलिटिक्स, रिसोर्सेज, इन सब के मायने हैं, ये अभी आगे जाके सेंस करेंगे, और ये सारी जो चीजें बताई हैं अभी आखिरी में जाके मिलेंगी। तो देखिए, ईयर 1800 का टाइम था और ईरान को कजर डायनेस्टी जो थी वो रूल करती थी, जिसके राजा थे फात अली शाह कजर। अब जनरली राजा जो होता है किसी कंट्री का वो पूरे देश पे राज करता है, उसकी चलती है, लेकिन ईरान के अंदर थोड़ा सा अलग सिस्टम था। यहाँ पे शिया मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो ज्यादा थी। लोग अपने शिया मुस्लिम रिलीजन जो है उससे वेल कनेक्टेड रहते थे, और यहाँ पे रिलीजन के जो स्कॉलर्स होते थे, जो रिलीजन की बातें लोगों तक पहुंचाते थे, रिलीजन के लॉ क्या है वो लोगों को समझाते थे, तो इनकी ज्यादा चलती थी। ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे इनको उलेमा बोला जाता था, और इसमें भी जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे स्कॉलर्स होते थे उनको आयतुल्ला बोला जाता था। और ईरान के अंदर ये जो उलेमा है इनके पास पॉलिटिकल पावर भी थी, तो सिर्फ राजा की ही नहीं चलती थी, उलेमा अगर कुछ कह देता था तो राजा को मानना पड़ता था। तो ये सिस्टम ईरान के अंदर उस टाइम पे काम कर रहा था। तो उस टाइम पे ईरान, जो कि पर्शिया कहलाता था उस टाइम पे, उसका एक बॉर्डर ब्रिटिश इंडिया से लगता था। पाकिस्तान उस समय अलग नहीं हुआ था, इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स जो थे वो रूल करते थे, तो ईरान का एक बॉर्डर ब्रिटिशर्स के साथ लगता था, और दूसरा बॉर्डर जो था वो रशिया से लगता था। अब उस टाइम पे भी ईरान की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी और जो रिसोर्सेज थे उस पे ब्रिटिशर्स और रशियन जो थे उन दोनों की नजर थी। दोनों ही सुपर पावर के बीच में ईरान फंसा हुआ था। अब इसके बाद डेट आती है मई 1804, और रशिया मौका देख के ईरान पे अटैक कर देता है और ईरान को हरा के जबरदस्ती एक ट्रीटी कर लेता है, ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान। अब आप ये भी कह सकते हो कि पूरे ईरान पे ही कब्जा कर लेना चाहिए था, ट्रीटी क्यों कर रहा था? तो देखिए, ब्रिटिशर्स से भी एक बॉर्डर लगा हुआ था ईरान का, और ब्रिटिशर्स और रशिया ईरान को लेके बैटल नहीं लड़ना चाहते थे। दोनों पावरफुल थे, तो दोनों मिल बांट के खाना चाहते थे, और कैसे खाया वो अभी आगे बताऊंगा आपको। तो रशिया ने इस ट्रीटी में ईरान से एक तो कैस्पियन सी थी उस पे कंट्रोल लेके मिलिट्री राइट्स जो थे वो ले लिए ईरान के अंदर, और रशिया के जो ट्रेडर्स थे वो ईरानियन रिसोर्सेज जो थी
उनके ऊपर ट्रेड कर सके उसके राइट ले लिए। अब इसके कुछ टाइम बाद क्या होता है कि रशिया के तसर अलेक्जेंडर इनकी डेथ हो जाती है, तो ईरान के किंग फात अली इन्होंने ट्राई किया कि अभी रशिया पे अटैक कर देते हैं, अभी रशिया थोड़ा वीक होगा। तो ईरान के राजा ने इनके ऊपर अटैक किया। अब अटैक जीता तो छोड़िए, ईरान उल्टा हार जाता है और रशिया फिर से एक ट्रीटी साइन कराता है, ट्रीटी ऑफ टर्कमेनशाह। इस ट्रीटी में पहले तो ये जो ईरान ने अटैक किया था इसकी वजह से ईरान के ऊपर 20 मिलियन रूबल्स का फाइन लगा दिया जाता है और ईरान के जितने भी नेवल राइट्स थे ये भी रशिया अपने पास ले लेता है। ये उस ट्रीटी की ओरिजिनल कॉपी है। अब रशिया को जो चाहिए था वो तो मिल गया था, अब बारी थी ब्रिटिशर्स की। अक्टूबर 1834 का टाइम था, फात अली शाह की डेथ हो गई थी, मोहम्मद शाह जो थे वो राजा बनते हैं और इनकी भी डेथ के बाद 5 सितंबर 1848 को इनके बेटे नासिर अल दिन शाह ईरान के राजा बनते हैं। ये थोड़ा एग्रेसिव थे, इन्होंने राजा बनने के कुछ ही साल बाद करीब 1856 में एक एरिया था हेरत नाम से, जिसको राजा नासिर जो थे वो ईरान का हिस्सा मानते थे और इसको ईरान के अंदर लेने के लिए ये अटैक कर देते हैं और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को एक मौका मिलता है और ब्रिटिशर्स मौका देख के उल्टा अटैक कर देते हैं। पहले तो ईरान को वापस भेजते हैं और उसके बाद ब्रिटिशर्स भी ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करा लेते हैं। सेम जो चीजें रशिया को नॉर्थ में मिली थी वही सारी सेम चीजें ब्रिटिशर्स को साउथ ईस्ट एरिया में मिल गई थी ईरान के। तो ये ट्रीटी वगैरह करके रशिया और ब्रिटिशर्स ने ईरान को अपने अपने तरीके से बांट लिया था और अपना अपना हिस्सा ले रहे थे और दोनों को लड़ाई नहीं करनी पड़ रही थी। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इससे होता क्या है कि जो ईरान का लोकल ट्रेडर थे, इनको बाजारी बोलते थे उस टाइम पे, तो इनका बहुत नुकसान होने लगा था। जिस ईरानियन मार्केट पे वो पहले अकेले ट्रेड करते थे, अब उस पे ब्रिटिशर्स और रशिया के जो ट्रेडर्स थे उनसे कंपटीशन बढ़ गया था। इसकी वजह से ईरान के जो बाजारी यानी ट्रेडर्स थे उनका बहुत भारी नुकसान हुआ था। ईरान की जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से बाजारी यानी ट्रेडर्स के हाथ से निकल गई थी। और बात यहाँ पे भी नहीं रुकती है, ईयर 1890 में ईरान की जो टोबैको इंडस्ट्री थी उसको भी ईरान के जो राजा नासिर थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया था। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक तो झेल गए थे, लेकिन टोबैको जो था वो ईरान के अंदर बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। छोटे से लेके बड़े तक सारे जितने भी ट्रेडर्स थे उनका घर इससे चलता था। टोबैको बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था ईरान के अंदर, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था आम जनता के लिए। तो इसको लेके जगह जगह पे ईरान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और ये सब कहने लगे थे लोग कि राजा जो है वो विदेशी जो लोग हैं उनके हाथों बिक गया है। और बात इतनी बढ़ जाती है कि जो शुरू में मैंने आपको बताया था मुस्लिम उलेमा जो होता था, जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे, उनको बीच में आना पड़ा। उलेमा के आने से राजा के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ईयर 1892 में राजा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इन सारी चीजों को वो समझता है और ये जो ट्रीटी थी इसको कैंसिल कर देता है। अब इस इंसिडेंट के बाद होता क्या है कि राजा जो था उसको लोग हल्के में लेने लगे थे और जो उलेमा था उसका कद ईरान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और इसके 4 साल बाद 1896 में मिर्जा रिजा खरमानी इस नाम का एक आदमी था, उसने राजा नासिर की हत्या कर दी। ये हत्या करने बाद की मिर्जा की ओरिजिनल पिक है। अब इनकी डेथ के बाद सेम डे 1 मई 1896 को नासिर के बेटे मुजफ्फर अल दीन को किंग बना दिया जाता है और ये भी रशिया और ब्रिटिशर्स के बीच में फंस के रह गए थे, ज्यादा कुछ ये भी नहीं कर पाते हैं। अब जिस साल मुजफ्फर किंग बने थे इसी साल यूके का एक आदमी था विलियम डी आर्की, ये दुनिया भर में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग वगैरह करता था ऑयल की, और इसके हाथ में एक रिपोर्ट लगती है जिसमें यह था कि ईरान के अंदर ऑयल निकलने की ह्यूज पॉसिबिलिटी है। और जब ये रिपोर्ट डीआरकी के पास आती है तो डीआरकी मौके का फायदा उठा के ईरान के राजा मुजफ्फर से मीटिंग करता है और 16 अप्रैल 1901 को एक एग्रीमेंट साइन कराने के लिए रेडी कर लेता है। इस एग्रीमेंट में यह था कि आने वाले 60 साल तक विलियम डीआरकी ईरान के अंदर ऑयल को ढूंढेगा और ढूंढने के बाद अगर ऑयल निकलता है तो उसको टेक्नोलॉजी का यूज करके एक्सट्रैक्ट करना है और उसको मार्केट के अंदर ट्रेड करके बेचना है और प्रॉफिट बनाना है। और ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स का जो साउथ जोन था उसी एरिया में करना था। इस एग्रीमेंट में यह भी था कि जो भी ऑयल निकाल के प्रॉफिट बनेगा उसका 16% ईरान को देना होगा और एनुअल भी एक अमाउंट फिक्स किया गया था कि वो ईरान को देना होगा। अब यहां से विलियम डीआरकी जिसको ब्रिटिशर्स का पूरा सपोर्ट था वो एक कंपनी बनाता है ईरान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर और इस कंपनी का नाम था एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। और ये जो कंपनी है आगे चल के इस कंपनी की वजह से बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो गई थी ईरान के लिए। तो अब होता क्या है कि ऑयल ढूंढा जाता है। शुरू में ऑयल ढूंढने में पैसा और टाइम बहुत ज्यादा लगता है। विलियम डीआरकी जो थे वो अपना पूरा पैसा लगा चुके थे और जब उनके पास पैसा खत्म हो गया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको पैसा दिया और पैसा दे के वो उनसे शेयर ले लेती थी इस कंपनी के। तो मेनली जो शेयर्स थे इस कंपनी के वो ज्यादा से ज्यादा शेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गए थे और आगे चल के इस कंपनी का नाम चेंज भी हुआ था, ब्रिटिशर्स पेट्रोलियम हो गया था। अब ये कंपनी तो बन गई थी, ऑयल भी ढूंढा जा रहा था, लेकिन ऑयल मिला नहीं था अभी तक ईरान में। अब इसके बाद ईयर आता है 1908 और इस ईयर में बहुत बड़ा जैकपॉट लगता है और बहुत बड़ी ऑयल फील्ड निकलती है ईरान के अंदर। अभी जैकपॉट तो निकला था लेकिन इसका प्रॉफिट जो था वो ब्रिटिशर्स के पास जाना था। ब्रिटिशर्स इसके बाद पूरा का पूरा ऑयल निकाल के
बेचना स्टार्ट कर देते हैं और ईरान को उसका 16% मिल जाता है और एनुअली भी उसका जो अमाउंट फिक्स था वो उसको मिल जाता है। अब देखिए इस चीज को लेके एग्रीमेंट तो पहले कर लिया था ईरान ने, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, अगर आपके घर के पास जैकपॉट ऐसा लगे और जिसपे आपका हक हो और आपको बाद में पता चले कि ये तो कोई गोरा आके ले जाएगा, तो ईरान के लोगों में भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था इस चीज को लेके कि इतना बड़ा जैकपॉट लगा है जो कि हमारा है, लेकिन उसके बाद भी हम उसका प्रॉफिट नहीं उठा पाएंगे। और यहां से ईरान के अंदर दिक्कतें स्टार्ट होती हैं, जिसका इंपैक्ट आज भी ईरान के ऊपर पड़ता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद ईरान के अंदर जो ईरान के लोग थे वो बात करने लग गए कि जो राजा है वो तो बिका हुआ है, वो किसी काम का नहीं है, और एक पैरेलली एक अलग सिस्टम बनाने की बात शुरू होने लगी। जो शुरू में मैंने आपको उलेमा के बारे में बताया था, जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के सपोर्ट से ईरान के अंदर जो राजशाही, जो मोनार्की चल रही थी, उसको एज इट इज चलने दिया। उसके पैरेलल में एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन चला दिया जिसमें वोटिंग, इलेक्शन, सारी चीजें होंगी। मतलब कि राजा अपना राज करता रहेगा, लेकिन उलेमा जो है उसका भी से होगा, और इसको नाम दिया गया मजलिस। जैसे इंग्लैंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जहां पे क्वीन और राजा होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट वगैरह वो सारा सिस्टम अलग चलता है। उसी से मिलता जुलता जो सिस्टम था वो ईरान के अंदर भी इंप्लीमेंट हो गया था। मतलब कि राजा अपना राज करेगा, लेकिन जो लॉ वगैरह होंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे, उसमें मजलिस जो है उसका भी से रहेगा। बेसिकली रिलीजियस ग्रुप जो थे ईरान के अंदर, उनके पास पॉलिटिकल पावर आ गई थी। इसको अलग अलग नाम दिए गए, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली, ईरानियन पार्लियामेंट भी बोला गया और ईरानियन मजलिस भी बोला गया। अब क्योंकि ये जो मजलिस थी ये पूरी तरीके से रिलीजियस स्कॉलर जो थे वो अपने हिसाब से रन करते थे, तो इन्होंने लॉ भी उसी के हिसाब से बनाया। जैसे शिया मुस्लिम रिलीजन जो है उसको ईरान का ऑफिशियल रिलीजन अनाउंस कर दिया गया। राजा और मजलिस जो थे वो ईरान को मिलकर चला रहे थे, लेकिन एक्चुअल में हो ही रहा था कि मजलिस जो थी वही डिसीजन ले रही थी, ईरान की गवर्नमेंट की तरह एक्ट कर रही थी वो, और राजा सिर्फ नाम का बचा था। अब इसके बाद डेट आती है 16 जुलाई 1909। राजा मुजफ्फर अल दीन, इनकी डेथ हो जाती है और इनके जो बेटे थे मोहम्मद अली शाह, ये राजा बनते हैं। और इनके बेटे जो थे वो अपने पिताजी से थोड़े अलग थे। ये ईरान के अंदर जो मजलिस का जो कॉन्सेप्ट था इसके बिल्कुल अगेंस्ट में थे। इनका ये मानना था कि राजा कुछ कर ही नहीं पाता है, सारे के सारे जो डिसीजंस थे वो मजलिस ले रही थी, वोटिंग और कॉन्स्टिट्यूशन बना के। राजा सिर्फ नाम का था। अब मोहम्मद अली शाह क्या करते हैं, मोहम्मद अली शाह आर्मी की मदद लेते हैं और ये जो मजलिस के जो लीडर वगैरह थे इनके ऊपर अटैक करा देते हैं और इनको जेल वगैरह में बंद करा देते हैं। अब राजा जो था उसने मजलिस को बंद तो करा दिया था, लेकिन मजलिस को लोगों का सपोर्ट था। एक साल बाद 1909 में मजलिस ने क्या किया, उसने अपने खुद के फाइटर बना के राजा के ऊपर अटैक करा, उसके जो लीडर थे उनके ऊपर अटैक किया। और जैसे ही सारी बातें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मोहम्मद अली जो राजा थे वो ये सारी चीजें देख के रशिया भाग जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ईरान को कोई भी राजा गवर्न नहीं कर रहा होता है, पूरा का पूरा मजलिस जो थी वो कंट्रोल कर रही थी। लेकिन ईरान के रूल के हिसाब से ये गलत था, राजा होना जरूरी था। तो मजलिस क्या करती है, वो राजा का जो बेटा था 11 साल का, उसको राजा बना देती है। वो एक पपेट की तरह रहता है। एक्चुअल में ईरान को जो चला रही थी वो मजलिस ही चला रही थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। अब इसी बीच क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है और ईयर 1917 में रशिया के अंदर खुद ही बहुत सारे रिवॉल्यूशन हो रहे थे, उससे अपना ही देश नहीं संभल रहा था, तो वो ईरान को छोड़ के वापस चला जाता है अपने देश में। लेकिन ब्रिटिशर्स यानी यूके को ऑयल मिलने के बाद ईरान छोड़ के जाना उसका पॉसिबल नहीं था। ईरान का जो ऑयल था वो यूके की इकोनॉमी का मेजर पार्ट बन चुका था और सारी की सारी इंडस्ट्री जो थी वो इसी ऑयल पे डिपेंड हो चुकी थी। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स जो थे वो ईरान को छोड़ के गए नहीं, वो टाइम टू टाइम फाइनेंशियल हेल्प करते थे, पैसे देते थे, सिक्योरिटी वगैरह की हेल्प करते थे। लेकिन ईरान के जो लोग थे वो इससे भी खुश नहीं थे। ये जो ब्रिटिशर्स जो ऑयल लेके जा रहे थे और पूरा का पूरा प्रॉफिट या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपने पास रख रहे थे, इससे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और इसी वजह से मजलिस क्या करती है, वो ब्रिटिशर्स को कहती है कि हमें आपकी कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, कोई भी आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप अपना देश संभालिए और ईरान को छोड़ के चले जाइए। शुरू में तो ब्रिटिशर्स ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है तो ब्रिटिशर्स को जाना पड़ता है। अपने सारे ऑफिशियल जो थे वो ईरान से ब्रिटिशर्स निकाल लेते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो इतना बड़ा नुकसान झेलने की हालत में नहीं थे। तो होता क्या है कि ईरान की जो आर्मी थी उसमें एक आर्मी हेड था रेजा खान पहलवी। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, रेजा खान पहलवी को पूरा सपोर्ट करते हैं और रेजा खान ईरान के अंदर तख्ता पलट कर देते हैं। ईरान का जो राजा था रेजा, उसको यूरोप भिजवा देते हैं। लेकिन रेजा खान को पता था कि मजलिस जो है उसको लोगों का सपोर्ट है, तो उसने खत्म नहीं किया मजलिस को, बल्कि रेजा खान ने क्या किया, मजलिस के अंदर जो लीडर्स थे उनको कुछ को पैसा खिलाया, कुछ को अपने सपोर्ट में रखा, कुछ को अपने लीडर से रिप्लेस कर दिया और जो नहीं माने उनकी हत्या करवा दी। तो मजलिस को हटाने की बजाय मजलिस का जो पूरा कंट्रोल था वो अपने पास रख लिया और मजलिस को एकदम वीक कर दिया। और इस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे ही ईरान के राजा रेजा खान पहलवी बनते हैं,
कज़र डायनेस्टी का एंड होता है और ईरान के अंदर पहलवी डायनेस्टी ये शुरू होती है। देखिए, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अभी ये आगे जाके सारी की सारी करंट सिचुएशन से रिलेट करेंगे, जैसे यूएस की एंट्री होती है। अब रिजा खान जो थे, उनके ऊपर वेस्टर्न पावर जो थी, उनका पूरा इन्फ्लुएंस था। ये एक सेकुलर और मॉडर्न लीडर बनकर सामने आए और ईरान को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज कर दिया। जैसे 1928 में ईरान के अंदर आदमियों को यूरोपियन स्टाइल में ड्रेस पहनना कंपलसरी कर दिया गया, हैट लगाना कंपलसरी कर दिया गया, मस्जिदों के अंदर चेयर्स लगा दी गई, औरतों के लिए पर्दा और बुर्खा पहनना बैन कर दिया गया, औरतों को जॉब करने के लिए एनकरेज किया, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब निकाली गई, कैफेज और सिनेमा के अंदर लड़कियों को जाना अलाउ किया गया। आज अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा पर्दा है, लेकिन उस टाइम पे औरतें ऐसे रहती थी। ये उस टाइम के ईरान गर्ल्स बास्केटबॉल टीम की पिक्चर है। ये उस टाइम पे लड़के ऐसे कपड़े पहनते थे। ये अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें चेंज होके ये जो पर्दा सिस्टम अभी है ये किस तरीके से आ गया। अभी जो रेजा खान थे ये सारी चीजें कर तो रहे थे, लेकिन सिलेक्टिव तरीके से कर रहे थे। मॉडर्नाइजेशन और सेकुलरिज्म इंप्लीमेंट तो किया इन्होंने, लेकिन अपने हिसाब और इंटरेस्ट के हिसाब से किया। जैसे मीडिया और प्रेस हो गई, इनके ऊपर सेंसरशिप की, ट्रेड यूनियन को बैन किया, पॉलिटिकल पार्टीज को दबाया, मजलिस जो थी उसको वीक किया। रेजा खान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि वो एक तरफ मॉडर्नाइजेशन तो कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए थे। अब टैक्स से रेवेन्यू तो आ रहा था ईरान के पास, लेकिन जो गरीब तबका था उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, उसके लिए चीजें बहुत महंगी हो गई थी।